ख्वाजा अब्दुल्ला ने बाबर को गले से लगा लिया। लड़के को हौसला अफजाई और शफकत की जरूरत थी। लड़के को जो कहने को तो लड़का लेकिन बहरहाल वलीअहद था। बेगों और खिदमतगारों की निगाहें उस पर जमी हुई थीं। ख्वाजा अब्दुल्ला की आंखें डुबडुबा आईं, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने खुद को संभाल लिया। हमें सख्त सदमा पहुंचा है अजीज शहजादे, उसने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहा। अब तो हमारे हामियों मुहाफिज बस आप हैं। इतने में बेगों में से किसी ने 2 कदम आगे निकलकर ख्वाजा अब्दुल्ला की बात काट दी। मुअज़्ज़िज़ वलीअहद, हम सब बेग आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बाबर ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज अब भी मुर्तइश थी। बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग कले में दाखिल होने लगे तो याकूब बेग भी आके बेगों के गिरोह में शामिल हो गया। वो बाबर की वापसी की खबर सुनते ही भागा भागा वहां पहुंचा था ताकि उस पर किसी किस्म का शक न किया जा सके। माजी में जब अंदजान दारुल हुकूमत था तो तख्त शाही सरमा महल में रखा हुआ था और यही महल कले का मरकज भी था। लेकिन आखसी के पायतख्त बन जाने के बाद सुनहरी गुलबूटों से आरास्ता संगे मरमर की सीढ़ियों वाले इस महल की शान और शौकत बतदरीज घटने लगी थी। बाबर की आमद से कबल ख्वाजा अब्दुल्ला के हुक्म से महल की सीढ़ियों पर शानदार कालीचे और दीवाने आम के इस चबूतरे पर जहां कभी तख्त शाही रखा जाता था, कीमती तुर्कमानी कालीन बिछा दिए गए थे। कालीनों के ऊपर नर्म नर्म गद्दे भी बिछा दिए गए थे। बनफशई कालीचों पर से गुजरते हुए बाबर को खांसी आ गई, क्योंकि हलक बुरी तरह खुश्क हो चुका था। ताहम उसने जरा भी आराम न किया और इसी हालत में सीधे शाहनशीन पर पहुंचकर बैठ गया। दूसरे अफराद भी अपनी जगहों पर बैठ गए। फिर ख्वाजा अब्दुल्ला ने शाह मरहूम मिर्जा उमर शेख को सवाब पहुंचाने के लिए फातिहा पढ़ा। या अल्लाह, उन्हें जन्नत नसीब कर। सारे बेग एक साथ कह उठे। बाबर की तरफ मुतवज्जे चेहरे हमदर्दी और गम के जज्बात के आईनादार थे। मोहतरम हजरात असतीन हुकूमत, ख्वाजा अब्दुल्ला ने कहना शुरू किया, जंग की बला हमारे सरों पर ना मंडला रही होती, फौरी अहमियत के मसाइल से निपटना न होता तो हम यकीनन सोग मनाते। मरहूम हुक्मरान को उनकी नेकनामी और रुतबे के बमूजब पूरे शाही एजाज के साथ आखसी में सपुर्द खाक किया जा चुका है। लेकिन हम पर ऐसे नाजुक वक्त में, जबकि दुश्मन अंतजान के दरवाजे पर आन खड़ा हुआ है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो गई है। वली अहद को अपने नए हुक्मरान को बिला ताखीर इनाने हुकूमत सौंप देने की जिम्मेदारी याकूब बेग ने औरों से कबल ही अल्फाज की तायद कर दी। आपने बड़ा दानिशमंदाना कदम उठाया है पीर साहिब। हम इस लम्हे मिर्जा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को कानूनन फरगाना का हुक्मरान तस्लीम कर लेना चाहते हैं। बाबर ने याकूब बेग पर उचटती सी नजर डाली। उसकी आवाज से टपकती हुई नरमी और वफादारी, उसके चेहरे से नुमायां परेशानी, हत्ता के टूटे दांतों वाले मुंह पर छाई हुई मुस्कुराहट भी, सब कुछ बाबर को, जो प्यास की शिद्दत और तरह तरह के अंदेशों से परेशान था, अच्छा लगा। कौन नहीं जानता था कि याकूब मुगल बेगों में से सबसे ज्यादा बाअसर है। जोशीले बाबर का एक ख्वाब यह भी था कि वो अपने वालिद के तख्त पर बैठकर तमाम बेगों की क़यादत संभाले और सच्चे मुसलमान सूरमा और मर्द की तरह दुश्मनों पर फतह हासिल करने के लिए सारी ताकत से काम ले। उसने सोचा कि वालिद दुनिया से कूच कर चुके हैं, लेकिन इस नुकसान की ज़हन याकूब बेग एक हद तक तलाफी कर रहा है। मुगलों की इस हिमायत के बाद दूसरे खानदानों के बेगों ने भी यके बाद दीगरे बाबर को फरगाना का हुक्मरान तस्लीम कर लिया और बाबर का ख्वाब स्याह बादलों से निकल आने वाले महताब की तरह हकीकत बन गया। उसका दिल खुशी से नाच उठा। बगूले के बायस उस पर टूट पड़ने वाली बलाएं और जिस्मानी तकालीफ जो उसे झेलनी पड़ी थी, सब की सब जैसे अचानक काफूर हो गईं। हाँ, अब वो ताकतवर हुक्मरान बन जाएगा जिसके अहकाम बेशुमार अफराद बेचूनो चरा बजा लाएंगे। उसे खुद को सिपा सालार तसव्वुर करना बहुत पसंद था, ऐसा सिपा सालार जैसा कि उसका मूरसे आला अमीर तैमूर था। बाबर ने तैमूर की संगदिली के किस्से सुन रखे थे और वो इस संगदिली का इयादा नहीं करना चाहता था। उसका ख्याल था कि अवाम की यादों में जख्म नहीं छोड़ने चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी जुर्रत और शजाअत से मुतहय्यर कर देना चाहिए। उसके लिए अपने मूरसे आला की संगदिली नहीं, बल्कि लड़ाइयों में अजीम फतुहात बाइसे कशिश थी। जबरदस्त कुव्वत इरादी और वो मुतासिर कुन नाम भी बाइसे कशिश था, जिससे सारे के सारे खुदराए बेग लर्जा बरंदाम हो जाते थे। इसी असना में अजून हसन दरवाजे से अंदर आकर जल्दी जल्दी कई बार कोर्निश बजा लाया। बंदा परवर, अपने इस गुलाम पर जो जनाब के इस्तकबाल के लिए हाजिर ना हो सका, रहम फरमाइए। मैं अंदजान में झूठी और बेबुनियाद अफवाहें फैलाने वाले बागियों के खिलाफ कार्रवाई में 24 घंटे मसरूफ रहा हूँ। उनके एक सरगना को अभी अभी गिरफ्तार करके लाया हूँ। बाबर चौंक उठा। सरगना? कौन है वो? अंदर लाइए।
नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। सारी निगाहें दरवाजे की तरफ मुड़ गईं। याकूब बेग के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। अहमद ततबल को वाकई गिरफ्तार कर लिया गया क्या? तब तो उनका भांडा फूट जाएगा। उसने बौखलाकर जल्दी जल्दी दीवारों पर नजरें दौड़ाईं। खिड़कियां छोटी भी थीं और उस जगह से काफी दूर भी, जहां ये फरबा अंदाम बेग बैठा हुआ था। नहीं, यहां से भागकर जान नहीं बचाई जा सकती। उसी लम्हे दरवाजे के बाहर कोई भारी आवाज सुनाई दी। मेरे हाथों को खोल दीजिए, मैं बेकसूर हूं। शुक्र खुदा। याकूब बेग दिल ही दिल में खुश हो गया। ये आवाज अहमद तंबल की नहीं थी। दो सिपाही एक मोटे तगड़े तवील कामत शख्स को अंदर लाए जो लंबा सफेद कुर्ता पहने हुए था। अरे दरवेश गाओ, याकूब बेग कह उठा और उसके साथ ही साथ कई दूसरे बेग भी। ये शख्स अंदजान का सदर मीराब था और अपनी चौड़ी चकली गर्दन सांड की तरह आगे निकाला रहता था, इसलिए उसका नाम गाओ पड़ गया था। दरवेश उसे इसलिए कहा जाता था कि वो गरीबों की हिमायत के लिए हमेशा तैयार रहता था। इनसे खुदा खुश रहता है, गाओ कहा करता था। अंदजान के कले में साफ पानी तो नालियों से आता था, लेकिन बहुत से बागात की सिंचाई के बायस मौसम गर्मा में पानी की सख्त किल्लत महसूस होती थी। बेग कंगालों को पानी लेने वालों की कतारों से बाहर करना चाहते थे, लेकिन दरवेश गाओ उन गरीबों की तरफदारी करने की जुर्रत किया करता था। आप बेग हैं तो सिर्फ अपने लिए, वो कहता था। अल्लाह की नजरों में तो सब बराबर हैं। आम लोग बिल्कुल फितरी तौर पर उस शख्स की हिमायत करते थे, जबकि बेगों को उससे सख्त नफरत थी। और अजून हसन तो खास तौर से भन्नाया रहता था, जाने कब से खार खाए बैठा था। दरवेश गांव ने जिसकी मुश्कें बंधी हुई थीं, पहले बाबर की तरफ रुख करके ताजीमन सर झुकाया, फिर उससे जरा फासले पर बैठे हुए ख्वाजा अब्दुल्ला की तरफ रुख करके गिड़गिड़ाया। इंसाफ कीजिए शहजादे, उसने खुददारी से कहा। मैं बागी नहीं हूँ मोहतरम पीर। बाजार में एक सिपाही ने मुझसे कहा था, हुक्मरान नशे में धुत थे, कराड़े पर से गिरकर चल बसे और मिर्जा बाबर दुश्मनों के खौफ से अलताओ भाग गए। ये बहतान है। बाबर बारूद के धमाके की तरह गरज उठा। इसके मोहतान होने का पता तो मुझे बाद में चला। सिपाही से सुनी हुई बात का मैंने किसी से भी तज़किरा नहीं किया। रहम कीजिए मुझ पर बंदा परवर। दरवेश 2-3 कदम आगे बढ़कर घुटनों के बल बैठ गया। मैं जानता हूँ, मुझे यकीन हो गया कि यह किसी बुज़दिल का चेहरा नहीं हो सकता। मैं ये मानता हूँ कि बाजार में भगदड़ मची, लोग मारे डर के दुकानें बंद करने लगे तो मैं भी घबरा गया था, लेकिन मैंने अफवाहें नहीं फैलाई थी। मैंने तो बस एक शख्स को रोक कर पूछा था, सुना तुमने लोग क्या कह रहे हैं? और उसने जवाब दिया, हाँ सुना। फिर मैंने दरियाफ्त किया कि क्या ये सच है, और उसी लम्हे दारोगा साहिब के मुखबिरों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। नहीं, तू झूठ बोल रहा है कि इस शख्स से सिर्फ पूछा था। तू खुद ही झूठी अफवाहें उड़ा रहा था और रंगे हाथों पकड़ा गया है। अजून हसन दरवेश पर बरस पड़ा। तो कुरान पाक मंगवाइए, मैं कुरान उठाने को तैयार हूँ। अरे ये मुजरिम कुरान पाक को भी हाथ लगाना चाहता है। याकूब बेग बाबर की तरफ रुख करके गुस्से से चिल्लाया, आलीजा, अगर ये नापाक शख्स आपका वफादार गुलाम होता तो इस सिपाही को जो इसके कहने के बमूजिब झूठी अफवाहें फैला रहा था फौरन पकड़ के दारोगा साहिब के पास ले गया होता। या खुदा, दरवेश गांव बस इतना ही कह सका। याकूब बेग ने एक बार फिर बाबर की तरफ बड़ी नर्म निगाहों से देखा और 2 टूटे दांतों वाले मुंह को खोलकर मुस्कुराया। हुजूर आली, गांव आपके वालिद मरहूम की इनायत ही से सदर मीर आप बना था। आपके वालिद मरहूम की इनायत ही से मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ। और अब यही शख्स झूठी अफवाहें फैला रहा है, गोया के हमारे शाह मरहूम, खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे, शराब के नशे में कराड़े से गिर गए थे। हद हो गई गुस्ताखी की। इस छोकरे को फरेब न दिया तो और किसको दूंगा। याकूब बेग ने बाबर की आंखों को, जिनमें तौहीन के एहसास और गुस्से से शोले भड़क उठे थे, पुर उम्मीद निगाहों से देखते हुए सोचा, और ये तो झूठी अफवाहें फैलाने का इतराफ खुद ही कर चुका है। इसने किसी से पूछा या किसी को बताया, इससे फर्क ही क्या पड़ता है। मजीद बेग ने हमला किया। जो रंगे हाथों पकड़ा गया उसे सजा मिलनी ही चाहिए। अली दोस्त बेग ने भी इल्जाम की हिमायत की। कासिम बेग को जाने क्यों बेग का सुनाया हुआ इस अजीबो गरीब कबूतर का किस्सा याद आ गया, जो बाबर के मामों के पास शाह के इंतकाल की खबर का पर्चा लेकर पहुंचा था। इस मामले की कुछ और तफ्तीश कर ली जाए तो कैसा रहे? कासिम बेग ने दरियाफ्त किया। मजीद बेग ने इसकी मुखालफत की। तवील तफ्तीश के लिए हमारे पास वक्त ही कहाँ है। दुश्मन, जैसा कि पीर साहिब ने फरमाया, हमारे दरवाजे तक पहुंच चुका है।
और खूनी मारकों के मौके पर जो शख्स भयानक खबरें उड़ाकर चारों तरफ दहशत फैलाता है, सरबराह ममलकत की शान में बट्टा लगाता है, वो भी दुश्मन ही तस्वुर किया जाता है। ऐसे दुश्मन पर तरस खाने का भला क्या सवाल। दूसरों की तंबीह के लिए इसे सरे बाजार सजा दी जाए, लोग इबरत हासिल कर लें। अजून हसन बीच में बोल पड़ा। सरे बाजार सजा, सरे बाजार सजा देने का मतलब था सर कलम करना। गांव के चेहरे पर मौत का साया मंडलाने लगा। वो घुटनों के बल ही घिसटता हुआ बाबर के कुछ नजदीक तक पहुंचकर रुंधे हुए गले से बोला, हुजूरे वाला, मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैं तो मुजरिमों की चाल का शिकार हो गया हूँ। मुझ पर तरस खाइए, मेरे 5 बच्चे हैं, उन्हें बेसहारा न कीजिए हुजूरे वाला। गांव की मुश्कें बंधी हुई थीं और दाढ़ी पर जो कुछ सफेद हो चुकी थी, टप टप आंसू गिर रहे थे। बालिग मर्द के यूं रो पड़ने से बाबर का गुस्सा बिल्कुल ठंडा पड़ गया और उसने अपने उस्ताद ख्वाजा अब्दुल्ला को सवालिया नजरों से देखा। अचानक उसका जी ये सुनने को तड़प उठा, इस बेचारे पर रहम कीजिए। लेकिन ख्वाजा अब्दुल्ला के होंठों ने जुम्बिश न की। बेग अलबत्ता अपनी रट लगाए हुए थे। अरे, जिस शख्स के 5 बच्चे हों उसे तो अपनी जबान को काबू में रखना चाहिए। याकूब बेग खबासत से हंस पड़ा। ये गांव तो दरअसल फसादियों में भी सबसे गया गुजरा है। अजून हसन ने हाथ झटक कर कहा, इसे तो चाहिए था कि उस आदमी के दांत तोड़ देता जिसने ऐसी बात कही। गोया कि शाह मरहूम नशे में रहे हों और अपनी ही गलती से लुक्मा अजल बन गए हों, या फिर इसे पकड़कर हमारे हवाले कर देता। उन लोगों की चीखों में दरवेश गांव की आवाज दब कर रह गई जो गिड़गिड़ा रहा था। इंसाफ कीजिए शाह मुअज्जम, इंसाफ। मैं आपके वालिद मरहूम का हमेशा वफादार रहा हूँ। सद अफसोस आप इन बेगों की खूबों से अभी वाकिफ नहीं हैं। ये मुझसे इंतकाम ले रहे हैं। इनकी बातों में ना आइए मेरे हुक्मरां, औरों से दरियाफ्त कर लीजिए। सारे के सारे ईमानदार लोग मुझे जानते हैं। अली दोस्त बेग ने अपनी जगह से कुछ उठते हुए मीरे आप की तरफ इशारा करके कहा, और बेग बेईमान हैं। सुन लिया ना आपने हुक्मरां, देख लिया ना आपने कि कितना स्या कल्ब है ये दरवेश। याकूब बेग बाबर के आगे सर झुकाकर बुड़बुड़ाया, दरअसल आलीजा, ये गांव अवाम को बेगों के खिलाफ मुश्ताइल करना चाहता है। इसके इरादे बद हैं, बद। अजून हसन चीख उठा और उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, बहुत हो चुका, ले जाओ इस कमबख्त को यहां से। सिपाही लपक के गांव के पास पहुंचे, उसे फर्श से उठाकर खड़ा किया और मारते पीटते जबरदस्ती दरवाजे की तरफ घसीटने लगे। गांव मुसलसल चिल्लाए जा रहा था, मैं बेगुनाह हूं, अरे बेगो, मेरे बच्चों की आह तुम पर पड़ेगी, मेरा मासूम खून तुम्हें तबाह कर देगा। ये कोसने बाबर के दिल में कांटों की तरह चुभ गए। उसे फौरन ही बेफिक्री की वो सुबह याद आ गई जब वो अपने हम उम्रों के साथ घुड़सवारी कर रहा था। कुछ ऐसा हुआ था, वाकई यही हुआ था। वो अली शेर नवाई की तस्वीर देखकर शीरी ख्वाबों में खो गया था। अब तो लग रहा था जैसे इस वाक़े को कई साल बीत गए हों। आज सुबह तक नहीं, आज दोपहर तक उसकी जिंदगी बेदाग थी, आफताब से मुनव्वर आसमान की तरह बेदाग। आखिर ये स्याह बादल कहां से आ गए? खून के प्यासे बेग दरवेश गांव को सजाए मौत देने का मुतालबा कर रहे थे। ये सब के सब गरजते हुए स्याह बादलों के जैसे थे जिन्होंने आफताब को उसकी निगाहों से ओझल कर दिया था। बगूला, तेज आंधी और बगूला। बाबर का दम घुटने सा लगा। इस मुहीब क़यास ने उसके दिल को सख्त अज़ियत में मुब्तला कर दिया कि इक़्तिदार और तख्त दरवेश गांव के जैसे अफराद के खून के प्यासे होते हैं। उसके कानों में चीखें गूंज रही थीं, इस नापाक का सर कलम कर दिया जाए, सजाए मौत। सियासत का मुतालबा है, सियासत का। बाबर की धुंधली पड़ जाने वाली आंखों को गांव की दाढ़ी पर लुढ़कते हुए कतरात अश्क अब भी नजर आ रहे थे। उसने सोचा, तो उस शख्स को, ऐसे जिंदा और तंदुरुस्त शख्स को क्या लाश में तब्दील हो जाना चाहिए? क्या खुद उसके लिए ये इजाजत देनी जरूरी है कि इस शख्स को मौत के घाट उतार दिया जाए? आखिर क्यों? महज इसलिए कि ये सब बेग यही चाहते हैं? ये भी तो मुमकिन है कि ये बेग वाकई उसे फरेब ही दे रहे हों। कहीं ऐसे ही बेगों ने तो वालिद साहिब को आखसी में कराड़े से नीचे नहीं धकेल दिया था, और कल या परसों यही लोग खुद उसकी जान लेने की कोशिश तो नहीं करेंगे? उस्ताद मोहतरम, बाबर ने खोखली सी आवाज से ख्वाजा अब्दुल्ला को मुखातिब किया और वो बाबर के शाने की तरफ झुक गया। आपको साबित कदम रहना चाहिए हुक्मरां। क्या करना चाहिए बताइए ना? बाबर ने चुपके से कहा। सजा सुनाइए। बेग सजाए मौत का मुतालबा कर रहे हैं। और उस्ताद खुद आप? ऐसे में जबकि अंदजान बल्कि सारी सल्तनत फरगाना का मुकद्दर दांव पर लगा हुआ था, गांव जैसे अफराद की वक़्त ही क्या थी? हुजूरे वाला, ख्वाजा अब्दुल्ला ने भी सरगोशी में ही जवाब दिया, ऐसे पुरखतर लम्हात में बेगों की मर्जी के खिलाफ कुछ न करना चाहिए। हुक्म दीजिए, सजाए मौत दी जाए।
اور اگلے دن قلعے کے سامنے والے میدان میں نقاروں کی گونج کے ساتھ درویش گاؤں کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ اسی دن اندھیرا ہوتے ہی احمد تنبل چپ چاپ آخسی روانہ ہو گیا۔ فضل الدین اندجان گیا، لیکن اسی روز وہاں سے سخت پریشانی کے عالم میں قوا واپس لوٹ آیا۔ وہ نئے شاہ فرغانہ بابر سے یہ التماس کرنے کے ارادے سے اندجان گیا تھا کہ اس کی حفاظت کا انتظام کر دیا جائے۔ اسے یقین تھا کہ یہ انتظام کر دیا جائے گا، لیکن اس سلسلے میں کم سن حکمران سے براہ راست ملاقات ضروری تھی۔ میر عمارت بابر سے متعارف تھا۔ شہر کے باہر والی شاہی حویلی کی تعمیر کے دوران اس سے اکثر باتیں کرتا رہتا تھا اور جانتا تھا کہ بابر کو بے شمار اشعار یاد ہیں، نیز یہ کہ وہ شعر و سخن کا بڑا دل دادا ہے۔ فضل الدین کو مصوری سے بابر کے گہرے لگاؤ کا بھی علم ہوا تھا، اسی لیے اس نے عظیم نوائی کی تصویر اسے نظر کر دی تھی اور بابر نے اسے زردوزی کے کام کا خلعت عطا کیا تھا۔ اب وہ بابر کو اس ناانصافی کے متعلق بتانا چاہتا تھا کہ اسے خود غرض بیگوں کے ہاتھوں شکار ہونا پڑا تھا، اور اسے یقین تھا کہ بابر اس کی باتیں توجہ سے سن کر اس کی حفاظت کا انتظام کر دے گا، لیکن اسے تو بابر سے ملنے ہی نہ دیا گیا۔ ازون حسن اور یعقوب بیگ نے نہ ملنے دیا۔ ازون حسن نے اسے یعقوب بیگ کے پاس بھیج دیا۔ اس دولت مند اور چاپلوس بیگ نے اندجان کے دفاع کے لیے دوسروں کی بنسبت کہیں زیادہ بڑی رقم دی تھی، دوسروں سے کہیں زیادہ سپاہی بھی، کسی بھی طرح کے آڑے وقت کے لیے نوکر چھوڑ رکھے تھے، اور وہ ہر موقع پر بابر سے اپنی وفاداری کا مظاہرہ بھی دوسروں کی بنسبت زیادہ زوردار انداز اور زیادہ عیاری کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ یہ ساری باتیں ملحوظ رکھی گئیں اور یعقوب بیگ وزیر اعظم کے عہدے پر مامور ہو گیا، بابر کے نزدیک سب سے زیادہ معتبر بن گیا۔ یہی سبب تھا کہ اس سے فضل الدین نے سلطنت کے امور تعمیرات کے بارے میں کم سن حکمران سے ملاقات کی درخواست کی تو اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی گئی۔ اس وقت ہمارے نوجوان بادشاہ کو معماروں کی نہیں بلکہ سپاہیوں کی ضرورت ہے، جتنے زیادہ ممکن ہو سکیں اتنے ہی ہوشیار سپاہیوں کی۔ جنگ ختم ہو جائے تب آئیے گا۔ پھر یعقوب بیگ نے تعظیماً سر جھکائے کھڑے ہوئے فضل الدین کے قریب سے گھوڑے پر گزرتے ذرا طنزیہ لہجے میں کہا، وہاں سپاہی بھرتی کیے جا رہے ہیں، جا کے اپنا نام درج کرائیے اور سپاہی بن جائیے، ٹھیک ہے نا؟ زندہ رہے تو وہ دن بھی دیکھنا نصیب ہی ہوگا جب ماہرین تعمیرات کی ضرورت ہوگی۔ فضل الدین نے بیگ کو جو آگے نکل چکا تھا جواب دیا۔ قلعے میں جس کے روح رواں یعقوب بیگ اور ازون حسن تھے، قیام خطرے سے خالی نہ تھا، اور پھر فضل الدین کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ گاؤں کا کام کیوں اور کیسے تمام کیا گیا تھا، اس لیے وہ اپنی بہن کے گھر قوا واپس آ گیا۔ اس کا بھانجا، بہن اور بہنوئی بھی تمام اہل قوا کی طرح پریشانی اور بدحواسی کے عالم میں منتظر تھے کہ دشمن کا وہ لشکر جانے کب آن کے ٹوٹ پڑے جو اس وقت قواسائی پر بنے ہوئے پل کے اس پار بس ایک ہی پڑاؤ کی دوری پر کرکی دان میں اشارے کرنے والے الاؤ جلا رہا تھا۔ فضل الدین نے اپنے صندوق کو ایک بار پھر چھپا دینے کا فیصلہ کیا۔ آپ کے ہاں گیہوں رکھنے کا کوئی خالی گڑھا موجود ہے؟ اس نے بہن بہنوئی سے پوچھا۔ ہاں، خشک گھاس رکھنے کی کوٹھڑی میں ہے۔ اور طاہر کہاں ہے؟ محمود کے ساتھ کہیں گئے ہیں، لیکن یہ کام تو ہم ان کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ آہنی صندوق کو ایک بار پھر بورے میں رکھا گیا، اسے گڑھے میں اتار کے اوپر سے تختے جڑ دیے گئے اور تختوں کے اوپر خشک گھاس کی ٹال سی لگا دی گئی۔ آسمان کو ایک بار پھر کالے کالے بادلوں نے ڈھک لیا۔ چھدری لیکن بڑی بڑی بوندیں پڑنے لگیں جو کہہ رہی تھیں کہ موسلادھار بارش ہونے کو ہی ہے۔ قوا پر ہو کا عالم طاری تھا۔ لوگ گھروں کے اندر دب کے دبکائے بیٹھے ہوئے تھے اور کسی کسی وقت کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ابھر نہ رہی ہوتی تو سوچا جا سکتا تھا کہ ساری کی ساری آبادی کہیں اور چلی گئی ہے۔ قواسائی کے پل پر بھی ہو کا عالم طاری تھا، ایک بھی متنفس نظر نہیں آ رہا تھا۔ طاہر کی بات صحیح نکلی تھی، پہرے دار بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ نصف شب کو پل کی طرف جاتے ہوئے راستے پر چند سائے نمودار ہوئے، ان میں سے ایک اور سائے کا جو کچی دیوار کی آڑ سے نکل کر راستے پر آ گیا تھا اضافہ ہو گیا۔ چکماک اور چھٹیاں لے لی نا؟ طاہر نے حتی الامکان دبی آواز سے پوچھا۔ ہاں لے لی، ایک پستہ قد شخص نے بھی جو کندھے پر ٹھلیا رکھے ہوئے تھا دبی آواز سے جواب دیا۔ اس شخص کے کپڑوں میں تل کے تیل کی بو بسی ہوئی تھی، وہ روغن گر تھا۔ طاہر کی پیشانی اور رخساروں پر بوندیں پڑیں تو اس نے سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا۔ کالے کالے بادل امڑتے چلے آ رہے تھے، کہیں ایک بھی ستارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ موسلادھار بارش ہو گئی تب تو آگ سلگ ہی نہ سکے گی، طاہر نے سوچا۔
शायद पुल की लकड़ी वैसे भी गीली हो चुकी होगी। अरे उमरजाक, मैं एक कुल्हाड़ी तो ले आया हूँ, लेकिन एक और कुल्हाड़ी और 2 दस्तों वाले एक बड़े आरे की भी जरूरत है। तुम तो नज्जार हो, तुम्हारे यहाँ ये सब चीजें होंगी।